Hello students, I am Hemant Kumar Jain, PhD Economics, KVMB Kapur. In this video, I am explaining questions and their answers of Chapter 1, Class 8 Civics, Indian Constitution. First, we will discuss about NCERT questions, then some other important questions. So, question number, why does a democratic country need a constitution? एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है? देन आंसर ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस. नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. व्हाट टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इज एग्जिस्टिंग इन ए कंट्री? देयर इज डेमोक्रेसी और dictatorship. What type of political system is existing there? It is defined by constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी पावर्स किंग या फिर उसके कुछ लोगों को दिया हुआ है तो इसका मतलब होगा कि कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम मोनार्की या डिक्टेटरशिप वाला है. But if all the powers are given to the representatives of people, then it means country has democracy. Number 2, to stop the misuse of power, powerful व्यक्ति, politicians, judicial persons, government and other person, they do not misuse their powers. To restrict this, to stop this, the constitution is essential. Number 3, to stop the tyranny of majority on minority. जो लोग ज़्यादा संख्या में हैं, मेजॉरिटी में हैं, वो माइनॉरिटी को यानी कम संख्या वाले लोगों को उनका रिलीजन, उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर फॉलो करने से ना रोकें, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है. Number 4, to stop taking decision which are against larger interest. यानी कुछ डिसीजंस, कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हो सकती हैं जो शॉर्ट रन में बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली हो. ऐसा लगता होगा कि उनसे बहुत बेनिफिट हो सकते हैं, बट इन लॉन्ग रन उनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उनसे बहुत नुकसान हो सकते हैं. तो ऐसे डिसीज़न लेने से कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को रोकता है. क्वेश्चन नंबर 2, look at the wording of the two documents given below. The first column is, in first column, Constitution of Nepal 1990 एग्जीक्यूटिव पावर्स के बारे में दिया हुआ है. एंड इन कॉलम नंबर 2, सेकेंड कॉलम, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ नेपाल्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में दिया हुआ है. इसमें दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर्स शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय किंग एंड हिज मिनिस्टर्स. 1990 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें सारी पावर्स किंग को दी हुई थी. एंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच वाज रिटन इन 2007, इट मीन्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल, इसमें सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स को दिया हुआ है. तो हमें पता है कि राजा और उसके मिनिस्टर्स के पास जब पावर होगी तो ये जो हमारा सिस्टम है ये कहलाता है डिक्टेटरशिप या मोनार्की. लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर के पास या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास पावर होगी तो वो कहलाएगा हमारा डेमोक्रेसी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, what would happen if there were no restriction on power of elected representatives? जो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने हैं, अगर उनके ऊपर कोई नियंत्रण ना हो, उनकी शक्तियों पर कोई नियंत्रण ना हो तो इसका क्या परिणाम होगा? फर्स्ट, they can misuse their power which would generate gross injustice. रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर पर अगर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो पावर का मिसयूज़ करेंगे जिससे कि बहुत सारे लोगों के अधिकार उनसे छीन लिए जाएंगे, उनके साथ अन्याय होगा. Number 2, they can misuse
फाइनेंशियल रिसोर्सेज, आर्थिक संसाधनों का गलत उपयोग करेंगे, जनता के हितों में प्रयोग करने की बजाय अपने स्वार्थों या अपने फ़ायदे के लिए उसका प्रयोग करेंगे। दे कैन डिसओबे द रूल्स विच आर फ्रेम्ड बाय पार्लियामेंट। हमारे संसद ने जिन कानूनों को बनाया है उन कानूनों का पालन नहीं करेंगे अगर रिप्रेजेंटेटिव्स के अधिकारों पर नियंत्रण नहीं होगा। दे कैन वर्क अगेंस्ट द वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों के कल्याण के विरुद्ध कार्य करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव्स जो चुने जाते हैं उनका कार्य होता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए काम करें, लेकिन यदि उनकी पावर्स पर कोई नियंत्रण नहीं होगा तो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी विद रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। 4 कंडीशन दी हुई हैं, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि माइनॉरिटी में कौन है। पहला है हमारा, इन अ स्कूल विथ 30 टीचर्स 20 ऑफ देम आर मेल। 30 टीचर है जिनमें से 20 मेल हैं, तो फीमेल टीचर्स दे आर माइनॉरिटी। 30 में से 20 टीचर मेल हैं तो बचे 10 हो गई फीमेल टीचर्स, इसलिए वो माइनॉरिटीज़ हैं क्योंकि नंबर्स में वो कम हैं। नंबर 2, इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। इट मीन्स 95% पॉपुलेशन हिंदू होगी या उसमें कुछ हिस्सा मुस्लिम्स का भी हो सकता है, तो इसका आंसर होगा बुद्धिस्ट पॉपुलेशन, क्योंकि वो सिर्फ 5% है टोटल पॉपुलेशन का। थर्ड, इन अ फैक्ट्री मैस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियन। एक फैक्ट्री की जो मैस है उसमें 80% एम्प्लॉयज़ वेजिटेरियन है, तो इस कंडीशन में माइनॉरिटी में कौन हुआ? नॉन वेजिटेरियंस। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 40 बिलोंग्स टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज। मोर वेल ऑफ फैमिलीज का मतलब होता है संपन्न परिवारों से, अच्छे परिवारों से, यानी जो बहुत रिच फैमिलीज हैं उनसे बिलोंग करते हैं। तो इस कंडीशन में माइनॉरिटी में कौन आया? 10 स्टूडेंट्स हु बिलोंग्स टू पुअर फैमिलीज। वो 10 स्टूडेंट्स जो गरीब परिवारों से संबंधित हैं। नेक्स्ट, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स रिटन बिलो। पहला दिया हुआ है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म गिव्स अथॉरिटी टू लोकल गवर्नमेंट टू मेक पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू लोकल नीड्स। इसका मतलब हुआ कि लोकल बॉडीज़ यानी जो हमारी पंचायतें होती हैं, ग्राम सभाएं होती हैं, या जो नगर निगम होते हैं, नगर पालिकाएँ होती हैं, वो अधिकार प्राप्त कर लेती हैं कि अपने क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से वो कानून बना सकती हैं, किस प्रकार से नीतियां बना सकती हैं। सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर अनेबल ऑल 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट टू बैलेंस ईच अदर। यानी सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से गवर्नमेंट के जो 3 ऑर्गन होते हैं, हमने 3 ऑर्गन पढ़े थे पहले भी, ये कौन कौन से थे? इनमें एक था लेजिस्लेटिव, दूसरा था एग्जीक्यूटिव और तीसरा था हमारा जुडिशरी। इन तीनों जो ऑर्गन्स हैं हमारे, ये तीनों जो पार्ट्स हैं हमारे, ये तीनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं, बिकॉज पावर्स को इन तीनों के बीच में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स गिव इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, स्पीच, ऑक्यूपेशन, कल्चरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही ये सारा पॉसिबल है। फंडामेंटल राइट्स की वजह से ही इक्वालिटी मिली हुई है। फंडामेंटल राइट की वजह से ही लोग अपना अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, अपने कल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेक्स पीपल एलिजिबल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की वजह से ही हम सभी लोग वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो कास्ट के बेसिस पर हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पर हो, चाहे जेंडर के बेसिस पर हो, नहीं होता है। यानी हर एक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं इसे। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर लोग वोट डालते हैं और अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और अपने पसंद की सरकार वो बना पाते हैं। नाउ नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस, कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से संबंधित हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनार्की? मोनार्की क्या है? मोनार्की इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अंतिम अधिकार राजा के पास हों, वो कहलाती है मोनार्की। द सेकेंड क्वेश्चन इज हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बिकॉज इन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट क्या है? सेक्युलर माने धर्मनिरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है? जब हमने चैप्टर पढ़ा था, इससे पहले जो वीडियो डाला था हमने, उसमें हमने एक्सप्लेन किया था, सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन। ऐसा राज्य जो किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करता है, एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है, ऐसा राज्य कहलाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य या सेक्युलर स्टेट कहलाता है। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच वी चूज आवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रेस्पॉन्सिबली ऑन आवर बिहाफ। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें जनता सरकार को चुनती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और वो जनता के हितों में कार्य करते हैं, जनता के हितों में अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं, ऐसी शासन व्यवस्था कहलाती है डेमोक्रेसी। देन नेक्स्ट, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब हो गया हमारा कि ऑल द पीपल, जितने भी व्यक्ति हैं एक उम्र से ऊपर के, जैसे भारत में 18 वर्ष की आयु है, पहले 21 वर्ष थी लेकिन बाद में इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। 18 साल से ऊपर के प्रत्येक व्यक्ति को भारत में वोट डालने का अधिकार है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कास्ट, जेंडर, क्लास, रिलीजन, सोशल स्टेटस, किसी भी आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्लास, कलर, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा, यानी किसी भी आधार पर भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति वोट डाल सकते हैं और अपने अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकते हैं। व्हाट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़? हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे पिछले वीडियो में, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ये छठा फंडामेंटल राइट्स है जो आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में एक्सप्लेन किया हुआ है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, दिस अलाउज सिटीजन to remove the court if they believe that any fundamental right have been violated by state or any other। यानी अगर हमें लगता है कि हमारा कोई फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है, उसको वायलेट किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे वो स्टेट के द्वारा हो या किसी अदर और के द्वारा, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? इस कंडीशन में हम कोर्ट की तरफ जा सकते हैं, जुडिशरी की तरफ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ये हमारा एक और फंडामेंटल राइट था जो हमने पढ़ा था। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दैट ऑल माइनॉरिटीज़ religious or linguistic can set up their own educational institutions in order to preserve and develop their own culture। सभी माइनॉरिटीज़, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक यानी भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने अपने कल्चर को डेवलप कर सकते हैं। दिस इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट।
So this is the last question. With this, our topic is finished for today. These are the NCERT questions and some other questions. I hope you understand something, you gain something. Thank you.